दोनों नोट से आ जाता है तो देख स्टार्ट का आया नोट कॉन्ट्रैक्ट का भी मंगाया गया आ जाएगा तो आज आप लोगों को नोट दे दिया जाएगा। देखिए आपका स्टार्ट पर हल्का सा शुरू किया गया तब फिर एक बार दोहराया जाए और तब उसको थोड़ा हल्का सा बढ़ाया जाए क्योंकि आपका देखिए आपका तमाम क्वेश्चन शुरुआती दौर से प्री और मेंस में बनते हैं टाट में, यानी कि नेट में भी जाएंगे या बिहार आप जाएंगे तो कॉन्टेक्ट और टाट मिलाकर 25 लगभग क्वेश्चन प्री में बनते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर। और नेट में भी आपका क्वेश्चन बनता है टाट से और टाट से आपका जो मेन माने जो आधा समय अपकृत में ले लेती है वह आपका सामान्य बातों में ही आधा समय पढ़ाते पढ़ाते बीत जाता है। तमाम मैक्सिम है, तमाम नियम कायदे हैं और एक छोटी छोटी बातें आपका कवर भी करनी पड़ेगी भाई। देखिए कल बताया गया था शब्द पहले आगे PORT, ये फिर हम बता रहे हैं जो ये टाट शब्द है पहला क्वेश्चन यही उठता है ये टाट शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये टाट शब्द नेट में भी 2 बार रिपीट किया था भाई, बिहार में भी आ चुका है। तो टाट शब्द किस भाषा का शब्द है अगर आए तो फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा का शब्द है, जबकि टाट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जो लैटिन के टार्टम से बना है, यानी कि लैटिन में इसे हम क्या कहते हैं टार्टम कहते हैं और इंग्लिश में इसे रांग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं रांग। संस्कृत में भी बताया गया था जिम कहा जाता है, जिम और रोमन विद में डिलिट कहा जाता है, कल बताया गया था क्या कहा जाता है डिलिट। और हिंदी में इसे या तो दुष्कृत कहिए या अपकृत कहिए, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है अपकृत, या यूपी जी ने जो इस बार लिखा वह अपकृत न लेकर क्या लिखा दुष्कृत, दुष्कृत लिखा भाई। तो चाहे अपकृत लिखे या दुष्कृत लिखे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब कि ये टाट ही पूछ रहा है। दूसरा आपको बताया गया था कि टाट में कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है, यानी कि ये आपका जो विधि है यानी कि आप जो टाट है या अपकृत की विधि है इसमें सेक्शन नहीं पढ़ना है। तो आखिर ये कानून है क्या। तो इस कानून में बस ये होगा कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करेगा दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा और जिस व्यक्ति को नुकसान होगा वह क्या वसूलने का हकदार होगा नुकसानी या डैमेजेज या क्षति। पहला शब्द अटैक किया जाता है समाज में भी कि डैमेज और डैमेजेज में अंतर क्या है। याद रखिएगा डैमेज और डैमेजेज में अंतर क्या है। तो जो नए खिलाड़ी रहते हैं जो नहीं समझ पाते वह ये बताते हैं कि डैमेज मतलब क्षति और डैमेजेज मतलब क्षतियाँ, ये नहीं बताना है, ये बता दे। डैमेज मतलब क्षति और डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ण, क्षति मतलब नुकसान और डैमेजेज मतलब उसकी भरपाई यानी कि क्षतिपूर्ण। फिर एक बार उत्तर दिया जाता है भाई अगर कोई पूछे भाई कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि समाज में आजकल ज़्यादा तो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पढ़ते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो और चाहे चाय की दुकान हो चौराहा। और बिहार एपीओ में भी लोग आ रहे थे तो भाई लोग बताते नहीं हैं आपका, लेकिन हर एक जगह यही चर्चा थी आपका कि मनोज सर के लड़के तो खूब मेरिट क्या किए जेब में भी चढ़ाए थे और एपीओ में भी क्या किए होंगे चढ़ा कर आए होंगे। ये चर्चा थी ट्रेन में, 2-4 लोग आकर बताए कि आपका नाम ट्रेन में भी लोग क्या कर रहे थे और हर एक सेंटर पर लोग थे, ये नहीं कि एक सेंटर पर। आपका मनोज
अवसर ऑनलाइन वाले भी खूब मिले, क्योंकि हजारों लोग भाई 1000 में 500 लोग बिहार के ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका हजारों लोग ऑनलाइन वाले भी जो है पीओ के लिए पढ़े थे वो भी होंगे भाई। आपका 12-15 हजार लोग दिए हैं परीक्षा लगभग, मैंने एक जो अनुमान है, क्लियर तो नहीं पता है, तो उसमें भाई 1000 लोग तो यहीं के आपका 1500, मैंने पुराना मिला दिया जाए ऑनलाइन तो 1.5 से 2000 लड़के आपका कम से कम 1500, क्योंकि आपका इसी कोचिंग के निकले। तो आपका फिर एक बार सतर्क रहिए, अगर डैमेज और डैमेजेज में अंतर पूछे तो क्षति और क्षतिपूर्ति न, क्षति और क्षतियां न मार दीजिए। डैमेज मतलब क्षति और डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ति। क्षति मतलब नुकसान, जिसे जौनपुरी भाषा में नुकसान बोला जाता है, मुस्कान नहीं, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया जौनपुरी भाषा में आपका। और कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति माने भरपाई, यानी कि जितना नुकसान हुआ उतना क्या दो, मुआवजा या डैमेज। फिर एक बात देखिए आगे, तो टाट सब अपकृत का शाब्दिक अर्थ पहले देखा जाता है। अपकृत दो शब्दों के मेल से बना है, एक अप और दूसरा कौन, कृत। अप यानी कि न करने लायक और कृत यानी कि कार्य, अर्थात अपकृत का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये अपकृत का क्या निकला, शाब्दिक। तो अव्यक्ति का कार्य देखा जाए, जब व्यक्ति कोई रांगफुल एक्ट करता है या कोई गलत कार्य करता है तो उसका पहले प्रभाव हम बताते हैं, याद रखिए प्रभाव बताते हैं। एक ऐसा रांगफुल एक्ट या एक ऐसा गलत कार्य जिससे आपका केवल और केवल व्यक्ति ही प्रभावित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे रांगफुल एक्ट है, गलत कार्य है, दोषपूर्ण कार्य है, जिससे केवल कौन इफेक्टेड होता है, केवल पीड़ित ही इफेक्टेड होता है। पीड़ित यानी कि आहत, आहत मतलब विक्टिम, यानी कि केवल व्यक्ति ही प्रभावित होता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ की केवल व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता जिसके प्रति कार्य किया गया, बल्कि व्यक्ति के साथ साथ पूरा ज्ञान प्रभावित होता है, सोसाइटी। अब यहीं से अंतर आपका अपराध और टाट में करना, यहीं से उठा लेना। जिन कार्यों से केवल व्यक्ति प्रभावित होता है या जिन गलत कार्यों का प्रभाव केवल व्यक्ति पर पड़ता है, पूरे समाज पर नहीं, उन कार्यों को सिविल दोष माना गया है, यानी कि सिविल रांग माना गया। और जिन कार्यों का प्रभाव पूरे व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज पर पड़ता है, उन कार्यों को कानून ऑफेंस या अपराध मानता है। फिर एक बात ध्यान में रखिए, जिस कार्य का प्रभाव केवल व्यक्ति पर पड़ता हो, सामान्यतः उस कार्य को सिविल दोष माना जाता है। और जिस कार्य से पूरा क्या होता है, समाज प्रभावित होता है, उसे सामान्यतः क्या माना जाता है, अपराध। ये दिमाग में बैठा है। तो अपकृत विधि में पूरा समाज प्रभावित होगा कि पीड़ित, और अपराध में पूरा समाज। लेकिन दिमाग में अच्छे से जानना है, लेकिन अगर हम भारत में क्रिमिनल लॉ देखें, आपराधिक विधि को देखें, तो अपराधों को गंभीरता के आधार पर दो कैटेगरी में सीआरपीसी बांटती है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि एक संज्ञेय अपराध, संज्ञेय का मतलब गंभीर अपराध, और दूसरा असंज्ञेय अपराध यानी कि साधारण अपराध।
तो अगर हम सीआरपीसी में इनका बंटवारा करें तो जो संज्ञेय अपराध है उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, और जो असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे आगे उससे पूरा समाज प्रभावित नहीं होता। तो केवल कौन प्रभावित होता है? केवल व्यक्ति प्रभावित होता है। फिर भी जबरदस्ती उन कार्यों को आपका अपराध बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पढ़ेंगे तो वर्तमान में भी आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर जो अपकृत्य हम बताएंगे वह आप ये देखेंगे कि ये तो अपराध भी हैं और अपकृत्य भी। भाई ये क्या दिखाई दिया जाएगा? ये तो अपराध में भी आता है और किस में आता है? अपकृत्य में। तो अपराध के तहत क्या करेंगे आप? जो अपराध किया है कि एक्यूज या अभियुक्त को दंडित कराने का प्रयास करेंगे, और अपकृत्य में क्या वसूलेंगे? मुआवजा। क्या वसूलेंगे? मुआवजा। जहाँ तक अपकृत्य विधि का विकास अलग से बताया जाए, भाई कल हल्का सा बताया गया, लेकिन उसका विकास मेंस में अलग से पूछा जाता है। जैसे कि बिहार में साम्या का विकास पूछ लिया। तो आजकल का जो मेंस का क्वेश्चन है, आप ये सोचेंगे कि इतिहास से नहीं आएगा तो वही क्वेश्चन बना देगा। जैसे बिहार में भी है तो सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी का उद्देश्य भी पूछ सकता है। मुख्य संशोधन बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चनों से भी हमें क्या रहना है? सतर्क। ये नहीं कि केवल सीधे सीधे सेक्शन पढ़ लेना। आइए, अपकृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है, कल बताया गया, कुटिल। कुटिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा मतलब बिगड़ा रूप। तो आखिर यानी कि बिगड़ा रूप का मतलब ये हुआ रामफुल एक्ट। रामफुल एक्ट का मतलब हुआ दोषपूर्ण कार्य। इसका मतलब ये हुआ आपका कि कब किसी कार्य को हम टाट कहेंगे, इसके लिए आइए इतिहास अलग से बताया जाएगा। अभी सामान्य बातें बताई जा रही है, इतिहास अलग से पूरा बताया जाएगा, मैथ में भी आता है। अपकृत्य के लिए 3 बातें आवश्यक, यानी कि अपकृत्य कब किसी कार्य को टाट हम कहेंगे, तो अपकृत्य के लिए 3 बातें आवश्यक है। एक पहली बात है कि किसी व्यक्ति ने कोई सदोष माने रामकुल या गलत या तो कार्य किया हो, या रामकुल ओमिशन या सदोष कार्य किया हो, यानी कि किसी व्यक्ति ने क्या किया हो, कार्य या लोप। इस कार्य या लोप के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचा हो, डैमेज। डैमेज मतलब इंजरी हुई हो, इंजरी मतलब क्या हुआ हो, क्षति। तो जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है वह व्यक्ति मुकदमा लाकर क्या वसूल सकता है, क्षति पूर्ति। अब भाई आपका फिर एक बार कोरिलेट करके चलिए, क्योंकि अपकृत्य कब उत्पन्न होगा। अभी आपने संविदा अधिनियम पढ़ा, तो संविदा के तत्व क्या है अभी हमने बताया। उसी प्रकार अपकृत्य के तत्व, क्योंकि अपकृत्य विधि में कोई सेक्शन या धारा नहीं है, क्योंकि ये कोडिफाइड या संहिताबद्ध या एक जगह एकत्र कानून में नहीं की गई। अतः बिना धारावाही केवल और केवल हम क्या पढ़ेंगे, नियमों। याद रखिए, सेक्शन नहीं, नियमों को पढ़ा जाएगा। तो जिस प्रकार आपने अभी आपका 2H में संविदा की आपने परिभाषा पढ़ा और संविदा के 2 तत्व निकाले थे, कौन कौन? पहला कौन था? एग्रीमेंट, और दूसरा वह एग्रीमेंट ला द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्स किया जा सके। उसी प्रकार अब आपका अपकृत्य के आवश्यक तत्व जान लीजिए। अपकृत्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? 3। पहला रामफुल एक्ट या ओमिशन, यानी कि गलत कार्य या लोप। दूसरा क्या है?
इस गलत कार्य या लोभ के कारण दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ हो, नुकसान। और तीसरा क्या है, जिसको नुकसान हुआ है वह डैमेज के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए क्या लाएगा, मुकदमा। तो अपकृत्य के अगर कोई पूछे कि अपकृत्य के एसेंशियल एलिमेंट बताइए, तो 3 तो दिमाग में बैठा दे, कौन कौन है आपका, यानी 3 है। तुरंत जोड़ लेना चाहिए भाई अपराध का। और कई लोग शुरुआती दौर में आईपीसी पढ़ते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो अपराध के तत्व क्या है, तो अपराध के 4 तत्व हैं। पहला आपका मानव, दूसरा मानव द्वारा कोई कार्य, तीसरा मानव के मन में क्या, दुराशय या मैत्सर्य, और चौथा आपका पूरे समाज को या दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ हो, सत्य। तो अपराध के कितने तत्व हो गए, 4। अपकृत्य के कितने, 3। अब आइए इसी बैठक में चलना है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने, अब एक लाइन देखिए इसको, अभी डिटेल में नहीं, बस अभी समझिए, 1 दिन 2 दिन और तब आपका आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने सदोष कार्य या लोभ किया है तो हम कहेंगे कि वह अपकृत्य किया है। लेकिन किसी व्यक्ति के सदोष कार्य या लोभ के कारण या तो पूरा समाज प्रभावित हो सकता है या केवल व्यक्ति। तो जिन कार्यों से पूरा क्या प्रभावित होता है, सोसाइटी, उन्हें ऑफेंस या अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और जिन कार्यों से केवल व्यक्ति प्रभावित होता है उन्हें सिविल दोष या अपकृत्य की श्रेणी में रखा गया। जहाँ तक एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति है और वह आपका कह सकते हैं कि बी को खाद्य पदार्थ देता है और वह खाद्य पदार्थ सड़ा निकलता है और बी की तबीयत खराब होती है और बी अस्पताल में भर्ती होता है, उसको नुकसान पहुंचा। वैसी दशा में बी ए से क्या वसूल सकता है, मुआवजा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उतना क्या करो, भरपाई। यानी कि इस उदाहरण में ए ने गलत कार्य किया, ए के गलत कार्य के कारण बी के स्वास्थ्य पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव, तो बी क्या वसूल लिया, ए से आपका मुआवजा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही तत्व है। अब देखिए आपका सदोष कार्य और लोभ में अगर व्यक्ति का कर्तव्य देखा जाएगा, अगर व्यक्ति का कर्तव्य विधिक है तभी उसका दायित्व उत्पन्न हो। और अगर व्यक्ति का कर्तव्य केवल धार्मिक था, केवल नैतिक था, सामाजिक था, राजनैतिक था, तो वह गलत कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो। तो 5 कर्तव्यों का एक उदाहरण देखना है और आप लोग खुद बताइएगा। पहला हम भीख देना देखते हैं, मोरल ड्यूटी। ए बी को भीख नहीं देता और बी भूखे मर जाता है, तो क्या ए ने गलत कार्य किया कि नहीं, तो कानूनन कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि भीख देना कैसा कर्तव्य था, नैतिक। तो नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपकृत्य नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा सामाजिक आ जाइए। ए ने बी को अपने समारोह में बुलाया और बी समारोह में नहीं पहुंचा, या जाति भोज में बुलाया या जाति के फंक्शन में बुलाया और बी गया नहीं, तो ये कर्तव्य जो था जाने का वो कैसा था, सामाजिक की बताइए, मैंने सामाजिक की विधि, सामाजिक और सोशल ड्यूटी का उल्लंघन करना कोई अपकृत्य और अपराध। तीसरा धार्मिक देखा जाए, चाहे कोई मंदिर या मस्जिद में जाए या न जाए, क्या इसके लिए सजा पा जाएगा, नहीं। ये अपकृत्य न तो अपकृत्य है और न ही अपराध। और अंतिम राजनैतिक कर्तव्य, चाहे कोई चुनाव लड़े न लड़े,
वोट देने जाए न जाए, तो क्या इसके लिए उसे सजा दे देंगे या मुआवजा वसूलेंगे? नहीं, एक ऐसा कर्तव्य है वो लिख कर, लेकिन और लास्ट में आना कौन सा ड्यूटी? लीगल। अगर व्यक्ति का विधिक कर्तव्य था और व्यक्ति ने अपने विधिक कर्तव्य का वायलेशन किया, तब ऐसी दशा में उससे मुआवजा वसूला जा सकता है। आइए आपका एक दो उदाहरण विधिक कर्तव्य के भी देखिए। एक डॉक्टर साहब हैं और आप जैसे कि रोड पर ही देखा जाए, एक वाहन चला रहा है, तो एक कर्तव्य है कि वाहन चलाते समय उचित सतर्कता और सावधानी बरतें। यानी कि जितने ध्यान देकर और जितनी सतर्कता से उसे वाहन चलाना चाहिए, उतनी सतर्कता बरतें। यदि वह उपेक्षा बरता और बी का पैर ही टूट गया, तो बी ए से क्या वसूल सकता है? मुआवजा। याद रखिएगा। इसी अब आप कहेंगे कि ये तो अपराध भी है, तो हम भी तो पहले कह दिए कि तमाम कार्य ऐसे हम बताएंगे जो अपकृत भी है और क्या है? अपराध। तो आप कहेंगे कि अगर उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित हो गई तो 304 AIPC। अगर उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा कार्य कर रहा है उतावलेपन से, तो IPC की धारा 279 भी लागू होगी और वहाँ दंड दिलवाइए और यहाँ क्या वसूली है? ये दोनों मुकदमे का नहीं बताया गया। साथ चलेंगे तो कोई एक मुकदमा चलेगा साथ, और उधर अभियुक्त को क्या करवाइए? दंडित, और इधर उससे क्या वसूली है? ये पहला बताया गया कार्य आलोक हल्का था। दूसरा देखिए भाई, दूसरा आपका क्षति। अब क्षति कई प्रकार की होती है। कल ही बताया गया था, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, संपत्ति की भी और मन की। तो थोड़ा क्षति एक दो करा दिया जाए। ए ने बी का झोपड़ी जला दिया तो कैसी क्षति कारित की? प्रॉपर्टी वाली। ए ने बी को 2 चांटा मारा तो शारीरिक क्षति। ए ने बी के मंदिर या मस्जिद को अपवित्र कर दिया तो ये धार्मिक क्षति यानी कि मन की क्षति। और ख्याति की क्षति, ए ने बी के प्रति अपमानजनक शब्दों का क्या किया? उल्लेख। तो किसको नुकसान पहुंचा दिया? उसके कैरेक्टर को। तो ये सभी क्षति हैं। और एक आपका नया क्षति है नर्वस सा। ये पूछा गया बिहार में भाई कि नया अपकृत कौन है, तो बताया जाएगा, लेकिन याद रखें कौन है? नर्वस सा या तंत्रिकाघात। तंत्रिकाघात को आप देख सकते हैं IPC की धारा थोड़ा 93 हम बताएं और तब आपका तंत्रिकाघात को बताते हैं। देखिए IPC की धारा 93 से यूपी और जे और APO मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, बिहार में भी चांस है। ये बना था आपका कि एक डॉक्टर एक रोगी को सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए यह सूचना देता है कि वह जल्दी ही मर जाए, 4-5 दिन, और इस सूचना को पाकर रोगी तुरंत मर जाता है। क्या डॉक्टर ने कोई अपराध किया कि नहीं? तो डॉक्टर तब बचाव के हकदार होंगे जब सूचना सही हो, सद्भावना में दी गई हो और रोगी के फायदे के लिए कि नुकसान के लिए? फायदे के। तब डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं। सेम नियम आप टाट में लगाइए और अपकृत में आइए भाई। एक आदमी एक औरत को जाकर सूचना देता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और औरत अपना सुध बुध खो देती है और उसे गहरा सदमा पहुंचता है। अगर ये सूचना सही है, सद्भावना में दी गई है, तो कोई मुआवजा नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अगर ये सूचना कैसी है? दुर्भावना में मिथ्या, तो तब औरत सूचना देने वाले से नर्वस यानी कि तंत्रिकाघात के लिए, यानी
कि मानसिक अवसाद इत्यादि के लिए क्या वसूल सकती हैं मुआवजा। तो आपका ये बता गया कि क्षति का मतलब क्या हुआ। क्षति जब आगे पढ़ेंगे तो दो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा इंजरी में। पहला इंजुरिया साइन डैमनम और दूसरा डैमनम साइन इंजुरी। उसको बताया जाएगा डिटेल में। आपका डिटेल में चलेगा तब, अभी नहीं, क्योंकि तो डिटेल में मेंस में भी आता है। यानी कि कुल मिलाकर सदोष कार्य या लोभ के कारण व्यक्ति को नैतिक क्षति न हुई हो, धार्मिक नहीं, राजनैतिक नहीं, आपका याद रखिए सामाजिक नहीं, बल्कि कैसी विधि। और विधिक क्षति को हम दो मैथ्स से पढ़ाएंगे आगे। जब जिस व्यक्ति को क्षति हो गई, अपकृत्य का लास्ट पॉइंट है कि अपकृत्य में उपचार क्या है। उपचार का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुआ है वह सिविल वाद इसके लिए ला सकता है। और ये आपका ज़्यादा बिहार में क्वेश्चन बना, बहुत बार बना है। तो आइए अभी हम आपका संविदा नियम में भाई बताया गया था, पुराने लोग बताएं तो संविदा में हमने संविदा भंग पर उपचार बताया था। कितना उपचार बताया था? 4। पहला संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि जो वस्तु के लिए संविदा हुई है उसी को हमें क्या किया जाए, दिलवा। दूसरा हमने कंपनसेशन या क्या बताया था, प्रतिकर। और तीसरा हमने बताया था इंजेक्शन या व्यादेश। और चौथा हमने क्या बताया था, क्वांटम में। ये संविदा नियम में उपचार है। अपकृत्य में 3 उपचार हैं, एक ना याद रखिएगा। अपकृत्य में जो वसूला जाता है डैमेज यानी कि क्षतिपूर्ति। दूसरा आप व्यादेश जारी करा सकते हैं। और तीसरा संपत्ति का कन्वर्जन यानी कि संपत्ति का संपरिवर्तन। संपत्ति का संपरिवर्तन का मतलब कि संपत्ति की वापसी, संपत्ति क्या वापसी। और उपर्युक्त सभी। तो भाई सतर्क रहिए थोड़ा शुरुआती दौर। आइए तब हम आईपीसी में उपचार बताएंगे, लेकिन अब अपकृत्य में समझिए। यहाँ से भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुँचा है वह नुकसानी की वसूली के लिए सिविल वाद ला सकता है। लेकिन अपकृत्य विधि में किसके लिए मुकदमा लाया जाएगा, तो केवल क्षतिपूर्ति न मार दीजिएगा। किसके लिए? क्षतिपूर्ति के लिए। और किसके लिए? व्यादेश के लिए। और संपत्ति की क्या वापसी। तो अपकृत्य में रेमेडी क्या है, उपचार क्या है। बिहार कई बार बनाया भाई, बिहार के क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ये तीनों आए तो आप क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ भी है, वहीं पकड़ना है। अब यहाँ थोड़ा अलग दे देता है कि अपकृत्य में डैमेजेस पाया जाता है तो आपका दे देगा और पर निर्धारित, दूसरा पर निर्धारित, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा तोड़कर अच्छे से जानना है। यह नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है अपकृत्य। अच्छे से देखिए भाई, अपरिवर्तित का मतलब कि अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब ये हुआ कि कितना मुआवजा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को दिलवाया जाए, ये पहले से निर्धारित नहीं होता। अगर पहले से निर्धारित नहीं है कि कितना मुआवजा दिलवाया जाए, तो उस मुआवजे को हम क्या कहेंगे, अपरिनिर्धारित। और अगर पहले से निर्धारित है कानून में कि इतना ही मुआवजा दिलवाया जाएगा, तो उसको लिक्विडेटेड डैमेजेज या पर निर्धारित। फिर एक बार देखिए, तो काफी क्वेश्चन बिहार में बना है कई बार। अगर पहले से मुआवजा निर्धारित है
तो उस मुआवजे को हम क्या कहेंगे? अनिर्धारित। और पहले से निर्धारित नहीं है तो उस मुआवजे को हम क्या कहेंगे? अपरिवर्तित। तो अपकृत विधि में सदैव याद रखिए क्षतिपूर्ति तो मिलती है, लेकिन कैसी क्षतिपूर्ति मिलती है? अनिर्धारित। अनिर्धारित ना मार दीजिएगा, कैसी? अनिर्धारित का मतलब कि आपको नुकसान पहुंचा, आपने सिविल वाद लाया, तो न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि आपको कितना मुआवजा दिलवाए। और कल ही मैं बताया था भारत में अपकृत विधि का विकास अलग से पूछा जाता है, उसका मॉडल मैं अलग बताऊंगा। भारत में अपकृत विधि का विकास क्यों नहीं हो पाया ज्यादा? क्योंकि न्यायालय आपका कंजूसी बरतते हैं, क्या दिलवाने में? मुआवजा। अपनिर्धारित का मतलब अब न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय के विवेक पर है कि वह कितना मुआवजा दिलवाए। इसका मतलब तो अपकृत में क्षतिपूर्ति कैसी होती है बताइए? अपनिर्धारित की पर निर्धारित की दोनों। अपकृत में मुआवजा सदैव कैसे मिलेगा? अनलिक्विडेटेड या अपनिर्धारित। गलत ना हो, ये बार बार पूछा। तो आपका इसको जोड़ लेंगे अपनिर्धारित। आपका ये देखा जाए पूरा आपके रेकॉर्ड देखिए। अपकृत में उपचार क्या हुआ? तो 3 आपको लेंगे। कौन कौन? अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति वसूलेंगे, दूसरा न्यायालय से क्या जारी कराएंगे? इंजंक्शन, और तीसरा आपका क्या करेंगे? आपका तीसरा है आपका संपत्ति का या प्रॉपर्टी का कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब हुआ संपरिवर्तन, यानी कि वापसी। संपत्ति अगर आप दूसरे ले लिया है तो उसको क्या करिए? वापस कराएंगे भाई, रिकवर कराएंगे। और पूछा भी गया था आपका एविडेंस की धारा 27 में जाकर पूछ लिया था बिहार एपीओ में, और बरामदगी रिकवरी नहीं दिया था। क्या दिया था भाई? वापसी दिया था। क्या सब दिया था? बिहार में आया था ना धारा 27 एविडेंस। वसूली। अब देखिए तो संपरिवर्तन मतलब वसूली करवा दीजिए, यानी कि फिर वापस ले लीजिए। कोई दूसरा आपकी संपत्ति ले लिया है तो क्या लेंगे? वापस। उसको रिटर्न कहा जाता है, लेकिन हिंदी में आपका आगे बताया जाएगा तीनों अपकृत में। इस प्रकार आपका अपकृत के आवश्यक तत्व बताए गए। ये याद रखिएगा 3 एसेंशियल एलिमेंट। अब देखा जाए अपकृत का थोड़ा इतिहास से भाई शुरू किया जाए डिटेल में। आपका देखिए अपकृत विधा हम प्राचीन काल से उठा रहे हैं, और इतिहास में 2 मैक्सिम और बता दें तब आपका इतिहास से उठाएं ताकि दिमाग में आपके बैठे रहे। पहला जो सुक्ति मैं बता रहा हूँ यूबी रेमेडियम आईबी जस, ये ना समझे के समाप्त हो गया। अभी आज तक केवल भूमिका चल रही है, कल से थोड़ा हम क्या करेंगे? डार्ट को शुरू करेंगे डिटेल। मैक्सिम याद करना पड़ेगा यूबी रेमेडियम आईबी जस। यूबी रेमेडियम का मतलब, रेमेडियम मतलब रेमडी, रेमडी माने रिलीफ, रिलीफ माने उपचार। और यू आपका यूबी रेमेडियम मतलब जहाँ उपचार है। आईबी जस, जस माने राइट, राइट माने अधिकार, वहाँ अधिकार। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, इस वाक्य को या इस मैक्सिम को आप व्याख्या करिए। तो जैसे ये मैक्सिम आएगी आप प्राचीन काल से उठाएंगे और ये बताएंगे कि आपका जो कल बताया गया था कि शुरुआती दौर में अधिकार को महत्व न देकर किसको महत्व दिया जाता था? उपचार को। और कल मैं बताया था कि सामंत ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पीगन होल थ्योरी। और जो पीगन होल थ्योरी है उसको लिखना है। और बाद में
उसकी आलोचना एसपी बनाम व्हाइट के केस से कराकर और लास्ट में पढ़ना। ये मॉडल मैं बताता हूँ। यानी कि अब ये पूछा जाता है, एक तो बिहार में इसका मतलब पूछा जाता है, फिर मेंस में आ जाता है कि 2 पेज लिखिए, तो कैसे लिखेंगे वो जानना है। और ये मैथ्स आपका उदार है कि कठोर है, तो उदार नहीं है, क्या है, कठोर। क्योंकि ये अधिकार को प्रश्रय न देकर इसको केवल माने उपचार को अधिकार को, सभी अधिकारों को प्रश्रय नहीं देती और उपचार के बारे में ये कहती है कि जब तक उपचार कानून में न हो आप उपचार नहीं पाएंगे। लेकिन वर्तमान में मैं बता दूं, आपको संविधान भी जोड़कर पढ़ना पड़ेगा और लोक हितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा देखिए मैक्सिम भाई, डिटेल में हम चलेंगे कल। दूसरा मैक्सिम आपको पढ़ना है यूबी जस आईबी रेमेडियम। यूबी जस मतलब राइट, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है, उपचार। और कल मैं बताया था, कौन सा केस बताया था पहला इस पर, एसपी बनाम व्हाइट। जज का नाम अब कौन जज थे, कौन जज। और सर्वप्रथम ये पूछा गया बिहार में कई बार, सर्वप्रथम इसी केस में बताया गया कि अगर वादी के पास कोई अधिकार है तो उसके लिए हर हाल में रेमेडी होनी चाहिए, और आपका उपचार नहीं है तो ये न्यायालय का कर्तव्य है कि वो क्या प्रदान करे, उपचार। बताइए ये मैक्सिम उदार है कि कठोर है? उदार, लिबरल है, अधिकार को प्रश्रय देती है और कहते हैं कि उपचार हर हाल में मिलना चाहिए, और इसी को तुरंत आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ लेना है। अब तुरंत अब नया क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि बिहार बना बता दिया जे और कि दिमाग स्थिर करके नए क्वेश्चन निकालिए जो किताबों में नहीं है, और कूट का प्रयोग ज़्यादा करिए, क्योंकि कूट ये कूट दे रहा है लोगों को, ये जो कूट दे रहा है, यानी कि इतना भी मैंने आपका ऑप्शन देखिए बिहार एमपीओ में ऐसा लग रहा है कई क्वेश्चनों पर 15-20 ये भी सही है, ये भी सही है, बस 1 पॉइंट अंतर है। 99% वही बातें हैं, और जब तक वही आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि आखिर 2 मेल मिलते हो ऑप्शन तो क्या चुना जाए। जैसे कि आपके 126 से पूछा गया है, अब आयोग क्या मानता है कि विशेषाधिकार है कि विवश नहीं किया जा सकता। ये तो भाई आपका कंफ्यूजन तो है, अब आयोग क्या माने वो अलग बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अंदर से पूछे गए हैं, तो आपका फिर लास्ट में बता दिया जो भाई लास्ट में इस मैट्रिक्स को भारत में जोड़कर पढ़ना है। यूबी जस आईबी रेमेडियम का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है कि जहाँ अधिकार है, अर्नब गोस्वामी जैसे हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। बताइए किस अनुच्छेद में ये सिद्धांत समाहित है? 2 अनुच्छेद, कौन कौन? अनुच्छेद 32 और दूसरा 236। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक लाइन में कि अगर हमें मूल अधिकार प्राप्त है तो इस अधिकार के हनन होने पर हमें हर हाल में कोर्ट में जाकर और अपने अधिकार की रक्षा करने का भी अधिकार होना चाहिए। और जो ये कोर्ट में जाकर अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में सिक्योर किया गया है। ये एक मूल अधिकार है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद 32 क्या है स्वामी? मूल अधिकार है, और इस पर प्रतिबंध लगाने वाले सारे करार कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28 के तहत क्या होंगे? सुन, अभी बताया था मैं, विधिक अवरोध। और धमकी नहीं देना है, जैसे आपका अर्नब गोस्वामी को धमकी दिया गया, धमकी से काम नहीं चलेगा। यानी कि इसका मतलब कि यूबी जस आईबी रेमेडियम का सिद्धांत
भारत में मान्य है और इस सिद्धांत को प्रश्रय अनुच्छेद 32 दे देता है और 226। अब यही आपका लोकहितवाद एक लाइन जान लेना है लास्ट में, तो किसी मैक्सिम से निकला है। देखिए भाई, अब आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए आपका ये कहा जाता था, यानी कि व्यंग में या कमेंट में ये कहा जाता था कि न्यायालय और ताज होटल तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसमें ज्यादा वही व्यक्ति हैं जिसकी जेब भारी हो। जेब भारी हो मतलब उसके पास क्या हो। अब चाय पियेंगे चौराहे पर तो 5 रुपया और ताज होटल में 500 का चाय मिलेगा। भाई कौन जाएगा ताज होटल में आपका पीने? भोजन करेंगे तो 1000-2000 लग जाएगा। यहाँ तो लंगर चल रहा है, रोज जाकर क्या करिए, बाग मेले में भोजन करिए। और दूसरा, न्यायालय में वकील साहब को पैसा देंगे, कोर्ट फीस लगेगा। और एक कल्पना करिए, जो बेचारा वास्तव में गरीब है, जिसके पास आपका कह सकते हैं पैसा नहीं है, क्या उसे मूल अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 14 के तहत सबको समता का अधिकार है। तो क्या मूल अधिकार हमारे जो दिए गए हैं गरीब धनी को देख कर दिए गए कि सबको दिए गए? सबको। तो क्या उनको हक नहीं है कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट में जाएं? हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई जब गरीबों को, दुखी को, दरिद्रों को अधिकार है और इस अधिकार के लिए ये मात्र इस कारण से कि गरीब हैं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, तो हम इस नियम को, लोकस स्टेंडाई के नियम को शिथिल करते हैं, और ताकि गरीब या निर्धन की ओर से समाज का कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद दायर कर सके और उसमें कोर्ट फीस नहीं लगती, न्यायालय शुल्क नहीं लगता। तो न्यायालय ने गरीबों के हकों की रक्षा के लिए ही क्या उत्पन्न किया है? लोकहितवाद। तो लास्ट में भाई अपने पर भी उदाहरण दे दिया जाए, भाई सभी लोग पढ़ सकें, चाहे अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, इसी के लिए आपका हम भी प्रयास करते रहते हैं। तमाम लोग ऑनलाइन आपका जहां लाखों फीस ले जाती है, यहाँ कम कम फीस में सबको क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, दरिद्र हो, ऑनलाइन भी लोग पढ़ रहे हैं आपका, और बहुत ज़्यादा फीस नहीं ली जाती। आपका ये नहीं कि जाइए और जगह तो पहले 1 लाख जमा करिए 60,000 तब एंट्री होगी। यहाँ तो 4-5 दिन पढ़िए, उसके बाद इच्छा करे तो जमा करे, नहीं तो जाइए दिल्ली, फिर दिल्ली से लौट कर आएंगे, भाई फिर आएंगे, उसमें क्या आना का तो आएंगे। तो इस प्रकार मेडिकल से कार्ड आपका भूखा का बंद आवश्यक तत्व में इसमें पूछा जाता है, वो भी और डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन अपकृत में होता क्या है ये तो दिमाग में बैठा रहिए। अब अपकृत की परिभाषा इत्यादि शुरू किया जाए इतिहास, और तब अंतर जब बताया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और अपकृत में, अपराध अपकृत में, तब आपका और सही रहेगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सिविल रंग है, अपकृत भी, तो अंतर क्या है? तो अंतर 2-3 दिन में बताया जाएगा, मैचिंग सब बताया जाएगा। तो भाई कल से आपका शेड्यूल सही हो जाएगा। यानी कि अब कितने लोगों को नोट चाहिए टाट का, कुछ पुराने लोग पाए भी हैं, तो 70 रुपया का नोट से भाई देखिए कॉन्ट्रैक्ट का